बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पे। नाज़रीन, आपको थोड़ी सी शुरू में कुछ इंटरेस्टिंग सी जो दुनिया में ख़बरें होती हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं, ज़रा से अटेंशन हो जाइए। सबसे पहले जो है ना, आपको एक ख़ातून के बारे में बताते हैं। अच्छा जी, कहाँ हेटी में रहने वाली एक ख़ातून थी, ठीक है। उन्होंने अपने ख़ानदान के अफराद के कत्ल का जो एक बदला है ना वो लिया, और वो इस तरह से बदला लिया कि उन्होंने 40 गैंग मेंबर्स को जो है ना, मैं कहूँगी कि जहर देकर हलाक कर दिया। ये वाक़या हेटी के दारुल हुकूमत के जो इलाका है ना, उधर वहाँ पे वाक़या हुआ। और ये जो ख़ातून थी ना, एक स्ट्रीट फूड की दुकान चलाती थी। तो कुछ गैंग ऐसे थे जिन्होंने इनके कुछ ऐसे घर के अफराद, ख़ानदान के अफराद जो हैं, उनको कत्ल कर दिया था। और इन्होंने उनको अपने उधर शॉप पर बुलाकर इनको थैंक यू करने के बहाने कि आपने हमारे मोहल्ले को जो है ना बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, और इस तरह से ना, तो एक पूरा प्लान बनाया। उस खाने के अंदर इन्होंने कीड़े मार की दवाई जो है ना वो मिला दी, और उसके बाद इनको खिला दिया। और वो के सारे जो है ना 40 गैंग मेंबर्स जो हैं वो हलाक हो गए। और उसके बाद उनके जो बाकी मेंबर्स जो बच गए थे, उन्होंने उस औरत के घर पे हमला कर दिया। मगर उस वक्त वो जो ख़ातून थी वो उधर मौजूद नहीं थी। उन्होंने ख़ुद को जो है ना अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, बता दिया, जो है अपना गुनाह, जो गलती है वो कबूल कर ली, और बताया कि ये मैंने बदले के तौर पे किया है। इन्होंने मेरे ख़ानदान के फ़र्द को मारे, तो फिर मैंने आगे से इनके गैंग के 40 लोग जो हैं वो मार दिए। आय हाय हाय हाय, सीन चेक करें, बदले की आग देखा आपने, और वो भी औरत। एक ख़बर हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे जो बच्चे नहीं अक्सर बैठे होते हैं, मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं हम अपने बच्चों को, वो बैठे होते हैं और बैठे बैठे अपनी गर्दन जो है ना ऐसे नीचे झुकाकर फ़ोन को देख रहे होते हैं। फ़ोन नीचे कहीं रखा होता है, बेड पर कहीं रखा होता है, और गर्दन को नीचे ऐसे बिल्कुल झुकाकर देख रहे होते हैं। तो ये जो सा है ना, इसके बारे में मैं आपको एक ऐसी बात बता दूँ कि एक 25 साला जापानी शख्स जो है ना, उसकी गर्दन में एक उभार पैदा हुआ, ठीक है, ऐसे। और जब रिसर्च की तो पता चला कि वो अपने मोबाइल को ऐसे नीचे रख कर, तो गर्दन झुकाकर ऐसे मुसलसल फ़ोन को देखा करता था कई घंटे। मोस्टली हमारे घर के बच्चे ऐसे करते हैं। तो उसके बाद उसकी गर्दन जो है ना, उधर उसमें पेन स्टार्ट हुई। उसके बाद जिसकी गर्दन के मसल्स हैं ना, ठीक है, वो अपाहिज, बिल्कुल पैरालाइज हो गया, उसने काम करना छोड़ दिया। और अब भी वो शख्स जो है वो अपाहिज हुआ है और अपनी गर्दन को उठा नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता। अब आप अपने बच्चों पे भी ध्यान दें, अपने घर में आप अपने आप पे भी ध्यान दें। ये आप समेत, मुझ समेत, बच्चे, सब लोग, हम सब ये हरकत कर रहे हैं और ये गलती कर रहे हैं, मगर इसका अंजाम बहुत बुरा है। तो अपना ख्याल रखिए। ये रिसर्च कहती है, ये अभी आजकल की आपके सामने सिचुएशंस बता रही है आपको, लोगों की ये कंप्लेंट्स आप देख रहे हैं, अब ये शुरू हो गई हैं। और ये मैं कब से अपने शो पे पहले से कह रही हूँ कि बच्चों को रोकें, हर वक्त फ़ोन को मुँह नीचे रखें। ये जो गर्दन के इशूज़ हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा हम मौसम की तरफ आते हैं। लाहौर में आज बड़ी शदीद गर्मी की लहर चल रही थी और हीट वेव्स डिक्लेयर की हुई थी। कराची में भी इसी तरह का बहुत बुरा हाल था, मगर लाहौर में आज थोड़ा सा ये हुआ है कि हल्की सी हवाएं ऐसे चली, ठीक है। सुबह के टाइम थोड़ा सा मौसम जो है वो बहुत अच्छा सा, प्यारा सा, प्लेजेंट सा महसूस हुआ है। हवा थोड़ी सी ठंडी है। तो जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो इलाके हैं ना, उधर बारिश भी शुरू हो गई है। तो लेकिन गर्मी जो है ना वो आगे से आगे अब बढ़ती चली जाएगी। पिछले 2 दिन जो है 43 डिग्री तक जो है ना वो टेम्परेचर गया है। उसमें जौन सा है ना कि जिसमें हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना, आगे अब हीट स्ट्रोक से बचने वाली बातें जो मुझे लगता है यहाँ पे बार बार डालनी ज़रूरी होती हैं, उस पर हमने कहा आज आप बात करें, अब मेरे साथ और मैं आपके साथ। इसलिए आज हमने जो मेहमान मदऊ की हैं हीट स्ट्रोक पे बात करने के लिए, वो हैं डॉक्टर नासिर राना साहब, और हमें बताएंगे कि हम हीट स्ट्रोक से किस तरीके से बच सकते हैं। अगर आप कॉल करना चाहें प्रोग्राम में तो डॉक्टर नासिर से बात भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नासिर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट। डॉक्टर नासिर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा हीट स्ट्रोक क्या है, हीट स्ट्रोक की वजूहात क्या है बुनियादी, और ये क्यों होती है? देखिए, हीट स्ट्रोक जो एक कह लें कि सिंड्रोम है या बीमारी है, उसमें होता है कि अल्लाह ताला ने ना इंसान के बॉडी में एक सिस्टम रखा हुआ है कि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है
तो वो डिफरेंट मैकेनिज़म्स के साथ बॉडी से हीट जो सी है वो लूज़ होती है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को दोबारा बॉडी मेंटेन कर लेती है। से फॉर एग्जांपल अगर 98.8 या 99 किसी का बॉडी टेम्परेचर है, अगर उसको 100, 102, 103 तक होता है तो आपने देखा है कि उसको थोड़ी स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, पसीने से जो हीट होती है वो वेपोरेट कर जाती है, बॉडी फिर कम टेम्परेचर फिर कम होना शुरू हो जाता है। हीट स्ट्रोक उन दिनों में होती है जब बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि बॉडी हीट लूज़ ही नहीं कर सकती, क्योंकि हीट का देखें ट्रांसफ़र का एक मैकेनिज़्म है, ये लो साइड से हाई साइड से लो साइड पे जाती है। अगर आप कोई चीज़ रखी है गर्म है तो बाहर का टेम्परेचर कम है तो ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद वो चीज़ ठंडी हो जाएगी, हीट ट्रांसफ़र करती है। लेकिन अगर ट्रांसफ़र करने वाली जगह पे टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो फिर बॉडी हीट लूज़ नहीं कर सकती। जब हीट लूज़ नहीं करेगी तो वो बॉडी का एक थर्मोस्टेट है, वो ग्रेजुअली ऊपर चलता जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो वो ऊपर सेट हो जाएगा, जैसे 101, 102, 3, 4, 5 पे, जहाँ पे जब वहाँ पे जाएगा तो फिर बॉडी जौन सी है वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी हमारी यूज़ टू नहीं है 103, 4 टेम्परेचर के लिए। हमारी बॉडी तो 98, 99 पे यूज़ टू है, जिसकी वजह से हमारा सारी बॉडी का सिस्टम, मेटाबॉलिक रेट, हर चीज़ तेज़ हो जाती है। जब तेज़ हो जाती है तो वो फिर उसकी वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं। नासिर साहब, ये हीट स्ट्रोक की आम अलामात क्या क्या हैं, और मुझे ये भी बताइएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमें हीट स्ट्रोक हो गया है, हमें सिम्टम्स क्या होंगे? हाँ जी, ठीक। अच्छा, एक तो देखें हीट स्ट्रोक जो है ना, वो जो उसका ज़्यादा पीक सीज़न है, जब बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, टेम्परेचर बेशक इतना ज़्यादा ना हो, 44 ना हो, लेकिन ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है, लाइक देखें अपने कराची में जैसे लोगों को मसला होता है, या यहाँ पे भी जब जुलाई में मसला होता है, क्योंकि फिर जो आपको देखें ना जुलाई में अगस्त में पसीना जो सा आपको आता है खुश्क नहीं होता बॉडी से, क्योंकि पसीना जब खुश्क होता है ना बॉडी से तो वो हीट को लेके जाता है। जब पसीना आता है और खुश्क ना हो रहा हो तो फिर वो हीट बॉडी के अंदर रह जाती है। तो आजकल भी हीट स्ट्रोक का ख़तरा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट मंथ्स में टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बेशक ज़्यादा ना हो, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। अच्छा, पता इस तरह लगता है कि सडनली बुखार, अगर कोई धूप में गया, बाहर गया, काम किया है, कोई फील्ड में गया, बच्चे हैं स्कूल में गए हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं बच्चे, तो आपको पता है स्कूल में छुट्टी के वक्त प्लेग्राउंड में खेलना शुरू कर देते हैं। उस एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर में सडनली टेम्परेचर उसका बॉडी का, उसको बुखार चढ़ गया, 102, 3, 4 बुखार हो गया, और सर दर्द शुरू हो गया, वॉमिटिंग शुरू हो गई है। अगर मज़ीद उसको टेम्परेचर को कम ना करेंगे, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, झटके लगना शुरू हो जाएंगे। ऑल दीज शोज़ के उसको हीट स्ट्रोक हो गया। सेकेंडली ये है कि अगर किसी को और किसी वजह से है ना, से फॉर एग्जांपल किसी को गला ख़राब है, नमूनिया है, तो वो ऐसा ऐसा बढ़ेगा। आज गला ख़राब हुआ है, ऐसा ऐसा टेम्परेचर ऊपर जाएगा, फिर उसको बाकी सिम्टम्स भी आ जाएंगे। इसमें और कोई सिम्टम्स नहीं होते, सडनली बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी कि अच्छा, मेरा अपर्चर थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हीट स्ट्रोक के ऊपर बात करें। तब तक मैं अपना अपर्चर कम करवा लूँ ज़रा, बहुत ब्राइट आ रहा है, ब्लास्ट हो रहा है। डॉक्टर नासिर हमारे साथ मौजूद है, हम हीट स्ट्रोक के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में क्या फ़र्क होता है? हीट स्ट्रोक तो देखें, जब एक किसी को साइन सिम्टम्स आ गए, हीट उससे बॉडी से लूज़ नहीं हुई और उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता चला गया, और उसके बाद उसके साइन सिम्टम्स लाइक जैसे मैंने कहा हेडेक, वॉमिटिंग, अनकॉन्शियसनेस, फिट्स, झटके लगना, ये सारी चीज़ें आ गई, हीट स्ट्रोक हो गई। हीट एग्जॉस्शन तो होता है कि बॉडी से हीट लॉस कैसे हो सकती है, किस किस तरीके से बॉडी से हीट मतलब निकल सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी को से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर भी होता है रूटीन में 102, 103 टेम्परेचर होता है, तो हम उसको पट्टियाँ करवाते हैं सादा पानी की। वो इसलिए करवाते हैं ना कि जो पानी है वो वेपोरेट होता है, बॉडी को लग के, गर्म बॉडी को लग के पानी वेपोरेट होता है। जब भी वेपोरेशन का तरीका है, मतलब उसका एक फिजियोलॉजी है कि जब वो वेपोरेट करता है हीट अपने साथ ले जाता है। इसलिए लोग पानी का छिड़काव भी करते हैं घरों में, गर्मियों में, देहातों में करते हैं। जब वो पानी को छिड़काव करते हैं, जब पानी वेपोरेट करता है तो हीट को कम कर देता है, तो हीट एग्जॉशन इसी को कहते हैं। कौन से अफराद हैं जिनको हीट स्ट्रोक हो जाए तो बहुत ख़तरा होता है? देखें, वैसे तो हीट स्ट्रोक किसी को भी हो जाए ख़तरा है, क्योंकि बच्चा है 10 साल का या 20 साल का या 30 साल का, अगर उसको बाहर गया हुआ है, कहीं ओपन फील्ड में है और उसमें पानी की कमी है, पानी लिक्विड वो प्रॉपर नहीं ले रहा, और उसको हीट स्ट्रोक हो जाए, उसका टेम्परेचर बहुत हाई चला जाए, 102, 3, 4 पे चला जाए, तो चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, उसको इक्वली उतना ही रिस्क है, उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन उसके साथ हर बीमारी में, हर इशू में जो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जिसकी बॉडी पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ है, से फॉर एग्जांपल अगर हार्ट ने 100% काम कर रहा है, लेकिन किसी एडल्ट आदमी का, किसी बंदे का या किसी बच्चे का ड्यू टू एनी रीज़न वो पहले 50% पे काम कर रहे हैं या 40% पे काम कर रहे हैं,
तो 40% को जब डस्ट लगेगी तो 10% पे आ जाएगा। जो 100% पे काम कर रहा है उसको डस्ट लगेगी तो वो तो 70% पे फिर भी चला सर्वाइव कर जाएगा। पता कैसे चलेगा कि मुझे हीट स्ट्रोक जो है वो हो गई है, मुझे प्रॉब्लम? देखिए हीट स्ट्रोक इस तरह है कि अगर आप बाहर गए हुए हैं और सडनली आपको बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है, गर्मी लगना शुरू हो गई है, आपको लग रहा है कि जिसम बॉडी से बड़ी हीट निकल रही है, और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा आपको हेडेक शुरू हो जाती है, सर दर्द शुरू हो जाता है, मतली शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। मतली वॉमिटिंग भी इंपॉर्टेंट साइन है। विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी प्रीवियस रीज़न, कि अगर पहले कुछ भी नहीं था और धूप में आप आए, बाहर हैं, अगर देखें घर के अंदर कोई बैठा हुआ है, सुबह से घर के अंदर बैठा हुआ है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है, तो उसको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। ये हीट स्ट्रोक होता ही तब है लोग जो फील्ड में काम करते हैं, जैसे मज़दूर हैं, खेतों में काम करने वाले हैं, या जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, जिन स्कूलों में फैसिलिटी नहीं है इन चीज़ों की, जो खेलते हैं, जो खिलाड़ी हैं वो खेलते हैं, खेलते हुए कई दफ़ा आपको पता है खिलाड़ियों को चलते चलते खेलते खेलते उनको हो जाता है और वो गिर जाते हैं। तो इसलिए पता तो इसी तरह ही लगता है इस चीज़ का। ये माहौलियाती अवामिल जो होते हैं ये हीट स्ट्रोक को किस तरह से बढ़ाते हैं? माहौलियाती अवामिल देखो 2-4 तरह से बढ़ाते हैं। एक तो ओवरऑल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, से फॉर एग्जांपल अप्रैल में अगर पहले कभी इतना टेम्परेचर नहीं हुआ था, या मई के पहले हफ्ते में इतना नहीं हुआ था, अब अगर टेम्परेचर सडनली बढ़ जाए, एक तो ये है इंपॉर्टेंट इसमें। सेकेंडली ये है कि अगर जैसे पहले हवाएं चलती हैं, किसी वक्त जब थोड़ा सा टेम्परेचर होता है कोई हवा चलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो सा है वो गर्म हवा और सर्द हवा, हाई प्रेशर लो प्रेशर टेम्परेचर जो सा होता है, एयर प्रेशर, वो जब मूव करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। फिर आप कह लें कि ये जो पोल्यूशन से बड़ा फ़र्क पड़ता है, उससे भी चीज़ों को, और फिर ये आपका ग्रीनरी अगर कम हो जाए उससे भी फ़र्क पड़ता है। थर्डली ये है कि अगर रूटीन में किसी में, जैसे मैंने कहा, कोई लिक्विड्स पानी लेने की रूटीन ना हो या ना ले सक रहा हो, और फिर उसके बाद इससे ऊपर यह है कि अगर जैसे मैंने आपको कहा कि मौसम इस तरह का आता है जिसमें हबस वाला मौसम शुरू हो जाता है, जब उसमें आपको पसीना आ रहा है, टेम्परेचर भी हो गया, पसीना भी आ रहा है, लेकिन खुश्क नहीं हो रहा, जिसका मतलब है आपकी बॉडी से हीट लॉस नहीं हो रही, तो उसमें फिर ज़रूरी है कि उसका पानी का कमी को पूरी किया जाए, उसको टेम्परेचर को कम किया जाए, उसको किसी ऐसी जगह पे पंखे के, बेशक पंखे के नीचे रख दें, अगर एसी नहीं पंखे के नीचे रख दें, या अगर उसको पानी की पट्टियाँ करें या ठंडे पानी की पट्टियाँ करें तो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर नासिर साहब, हमारे साथ रहे, हीट स्ट्रोक के ऊपर बात की, और एक ब्रेक लेंगे क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। अच्छा, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं ना नाज़रीन, लाइक मैं बताती हूँ कि स्पेशली जैसे अगर 5th क्लास में बच्चा कोई पढ़ रहा है या बच्ची पढ़ रही है, हम अपने घर में ना जब उनकी छुट्टियाँ आती हैं तो उनको घर के कामों की आदत नहीं डालते, हम उनसे घर के काम नहीं करवाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लड़का है और उसको हम ये नहीं कहते कि जाओ जाके गाड़ी साफ़ कर लो, जो खाया है, जहाँ से जो कुछ किया है उसको उठाओ साफ़ करो, या फिर अपना बिस्तरा जिस साइड पे तुम सोए उसको सिरहाने को ठीक करो, तकिया अपनी जगह रखो, वो करके फिर उठो, ठीक है, अपने जूते पॉलिश करो, या फिर गार्डन में जाओ, बाहर गार्डन की सफाई करो, घास काटो, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से 12-13 साल का बच्चा आराम से कर सकता है अगर उसके पेरेंट्स जो हैं उसको अपने साथ काम में लगाएं, बल्कि छोटी सी उम्र से भी 9-10 साल की उम्र में बच्चा जो है ना वो शुरू हो जाता है गार्डनिंग करना, फूलों को देखना, कौन सी चीज़ कहाँ ख़राब है, किसको कट करना, कैसी शाख को कैसे रखना है, ग्रास में क्या डालना है, कौन सी पनीरी डालनी है, कौन सी बूटी डालनी है, किससे क्या पौधा निकलेगा। इस तरीके की बहुत सी ऐसी स्किल्स होती हैं जब आप बच्चों को अपने घर के कामों में डालते हैं तो फिर आप सीख लेते हैं। जैसे लड़कियां हैं, सिलाई कढ़ाई आप माएँ जो है बेसिकली उनको सिखाती हैं, काढ़ना, तकिए, चादरें, ठीक है, दुपट्टे, किरने, लचके लगाना, बेले लगाना, इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें, या फिर बीड्स बनाना, ज्वेलरी बनाना, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बच्चों को सिखा रहे होते हैं। ये भी स्किल्स का एक हिस्सा है जो कि आपके घर से आप सीख रहे हैं, जिसमें आपको ना पैसे देने पड़ रहे ना कुछ, वहाँ से पड़ता ही है कि आपकी आदत पड़ती है। आदत डालना ज़रूरी है। अब ये चीज़ आपने आदत डाल दी, उसके बाद अब हम देखते हैं कि 2 महीने की जो छुट्टी आती है उसमें बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें ज़ाया कर देते हैं, कोई प्रोडक्टिव चीज़ें जो है वो नहीं करते। आजकल बड़ा ट्रेंड है कोर्सेज़ का कि भाई ये कोर्सेज़ कर लो, वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर लो, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लो, या फिर ई-कॉमर्स के बहुत से कोर्सेज़ आ रहे हैं जो बच्चों को कराए जाते हैं, या फिर AI के भी कुछ कोर्सेज़ हैं जो हम कहते हैं कि वो बच्चों को करा लेते हैं। अब कह तो रहे हैं मगर हम इसमें सिखा नहीं रहे, हम अभी भी ना लैक कर रहे हैं इन चीज़ों से। छुट्टियां आती हैं 2 महीने,
तो हम बिस्तर पे सुलाते रहेंगे बच्चे को, वो उसको कहेंगे तू 2 बजे तक उठ, 1 बजे तक उठ, आराम से उठ, कोई मसला नहीं है, घर के काम भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं। मगर बच्चों की जो है ना पूरी रूटीन ऐसे डिस्टर्ब के बच्चों ने सिर्फ 2 महीने सो के गुजारनी ना। उनको हम कोई ऐसी समर वेकेशंस के लिए लेके जाते हैं, कहीं बाहर लेके जाते हैं, जिससे उनके कुछ आइडियाज़ जो है ना वो चीज़ें बढ़ें। क्योंकि मैं कहती हूँ ट्रैवलिंग भी ना आपको बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को तेज़ करती है, वो भी एक तालीम है। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी कहती थी कि जो घूमना फिरना है ना बच्चों के साथ, वो भी एक इल्म है। तो अब मसला ये है कि हम क्योंकि थोड़ा सा बाउंड हो गए हैं, एआई का ज़माना आ गया है, तो एआई के ज़माने में तो अब मोबाइल पे भी पूरी दुनिया घूम लेते हैं घर बैठ के। तो कुछ स्किल्स तो आपके पास होने चाहिए। आज हमारे पास प्रोफेसर रिज़ाउर रहमान साहब मौजूद हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, और आज हमने इनको मदऊ किया कि हम पूछें कि बच्चों को छुट्टियों में स्पेशली कौन सा स्किल्स सिखाएं, ख़ास तौर पे 5 क्लास की जो बच्चे होते हैं उसके बाद फिर मैट्रिक तक उनके पास स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि कॉलेज में भी बाद में उनको चाहिए होते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 24 न्यूज़ का और आपका फ़िज़ा बहुत शुक्रिया दोबारा बुलाने का। सर मौजू ऐसा मैंने कहा आप अच्छी तरीके से इलेबरेट कर सकेंगे। मुझे बताइए कि 5वीं क्लास का बच्चा है, ठीक है, अब उसकी स्कूल की छुट्टियां आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि 5वीं क्लास के बाद बच्चों को कौन कौन से स्किल्स जो हैं उसकी तरफ मुतवज्जा करवाना चाहिए, सिखाना चाहिए ज़रूरी? देखिए, आपने अपने इंट्रो में बड़ा अच्छा बताया कि बच्चों को हाउस होल्ड मैनेजमेंट स्किल सिखानी चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है कि क्लास 1 से सिखा देनी चाहिए, ताकि बच्चों की हैबिट शुरू से डेवलप हो। बच्चों को, बेटों को कैश पकड़ा दिया, कैश होल्ड में थोड़ा सा सिखाना। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, अपने बेड ठीक करें, अपनी कबर्ड्स अलमीरा ठीक करें, अपनी चीज़ों की मैनेजमेंट करें, अपने कपड़ों की मैनेजमेंट ठीक करें। एक्चुअली ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है जो पूरी ज़िंदगी उनके काम आनी है, और उनके लिए आसानियाँ और मुश्किलात दोनों इसमें सामने आपने देखा होगा घर में कुछ बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं, ड्रॉ ठीक कर रहे हैं, ड्रॉ के जो है हैंडल्स लगा रहे हैं, स्क्रू से कहीं ना कुछ कर रहे होते हैं क्रिएटिव, तो पता चल जाता है माँ बाप को कि बच्चा हमारा किस सेंस में जा रहा है। अच्छा फ़िज़ा, इसमें मैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप की जाती है ना, ये 2 तरह से स्किल्स डेवलप होती हैं। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका स्कूल जहाँ बच्चा पढ़ रहा होता है, और दूसरी बहुत ज़्यादा हेल्प की जाती है बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से, फादर की तरफ से या मदर की तरफ से। फादर की और मदर के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वही बच्चे में कन्वर्ट होंगे, अच्छा। वही ट्रांसफॉर्म होंगे। अगर वालदैन अपने खुद बहुत ऑर्गेनाइज हैं, उनको ऑर्गेनाइजिंग करनी आती है, उनको अपनी बेडिंग ठीक करनी आती है, अपनी कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, अपनी पर्सनैलिटी को ऑर्गेनाइज रखा हुआ है, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स बच्चे में कन्वर्ट होना शुरू होंगे, और बच्चा उससे सीखेगा, और बच्चा उसी को रिपीट करेगा, कॉपी करेगा। बच्चों की आदत ये होती है कि वो आपको देखते हैं, मुझे देखते हैं, कॉपी करना शुरू कर देते हैं, और बच्चों के सबसे पहले हीरो उनके पेरेंट्स ही होते हैं, बच्चे के पेरेंट्स ही होते हैं, वहीं से वो कॉपी करते हैं। इसी तरह बच्चे का जो आपने मैकेनिकल, अभी आपने बताया ना कि बच्चे के बाज़ का स्क्रू से करते हैं, और कोई चीज़ों को खोलते हैं, किसी चीज़ों को चेक करते रहते हैं कि इनके अंदर क्या है, ये एट्रीब्यूट्स भी उनको पेरेंट्स से मिलते हैं। अगर उनके पेरेंट्स से नहीं मिलते तो डेफिनेटली ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते होंगे। ये वो कॉम्बिनेशन होता है जो एक ही फैमिली का, जिसमें पूरी फैमिली समाई होती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस पेरेंट्स के लिए बहुत आसान है बच्चों को देना, अगर पेरेंट्स थोड़ा सा इंटरेस्ट लें। आपने शुरू में जिक्र किया एआई का, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, दुनिया में तहलका मचा दिया है, बिल्कुल मचा दिया है उसने तहलका, और आगे भी वो मचाएगी। और इस वक्त आपको ये चाहिए, या पेरेंट्स को ये चाहिए, कि सबसे पहले अपने आप को एआई एजुकेट करें, हम खुद अंडरस्टैंड करें कि हमने एआई से काम कैसे लेने हैं। एआई आएगी, बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी, बहुत सारी जॉब्स की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, जॉब्स की वो आप कह लीजिए उतनी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी, उतनी पे नहीं मिल सकेगी। लेकिन एआई को अगर मैनेज करना है तो वो पीछे से बैक एंड से इंसानों ने ही करना है, और उसके लिए आपको, वालिदैन को ये चाहिए कि ख़ुद एआई को, अपने आप को लिटरेट करें कि एआई से काम कैसे लेने हैं। जैसे ये छुट्टियां आ गई हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक एक्सपेरिमेंट करें। आपका बच्चा जैसा भी है, जो भी एज में है, जिस भी क्लास में आप सर्वाइव कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप एक लोअर मिडिल क्लास में सर्वाइव कर रहे हैं, आप मिडिल क्लास में सर्वाइव कर रहे हैं, अपर मिडिल क्लास में सर्वाइव कर रहे हैं, अपने स्टेटस को देखते हुए आप एआई से, चैट बोर्ड से, या आप कह लीजिए कि जिससे चैट जीपीटी कहते हैं, उससे कुछ सवाल कर लीजिए। आपने सिर्फ उसको क्वेश्चन टाइप करना है, या आपने उसको बोल के बताना है कि मेरे बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, या मेरा बच्चा ये रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करता है, तो मुझे आप बताइए कि मैं इसको कौन सी स्किल्स और करवाऊँ। या आप एआई से ये क्वेश्चन कर लेंगे, मेरे बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मसाइल हैं, वो ज़िद्दी है, वो तंग करता है, वो इरिटेटिंग है, वो डिप्रेसिव है, आप मुझे इसके सॉल्यूशंस बताएं। तो ये इससे अच्छा एडवाइज़र इस पूरी दुनिया में इस वक्त कोई भी नहीं है। वाह। क्योंकि उसके पास इतना डाटा है, इतना उसका स्कोप है,
पूरी दुनिया से वो डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है और वो आपके सामने एक स्क्रीन के ऊपर विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स वो आपके स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा है। अच्छा, वो आपसे पूछ भी लेता है सारी चीज़ें कि किस पॉइंट पे नहीं, आपको बताना पड़ेगा ना, आपको उसे बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सा डाटा चाहिए, मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे को मैं इस प्रॉब्लम की रेक्टिफिकेशन कैसे करूं, मैं इसको मॉडर्नाइज कैसे करूं, मैं इसको बेहतर कैसे करूं, मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूं। आप उसको ये क्वेश्चंस करेंगे तो वो आप सवाल करें किसी एडवाइज़र को तो वो जवाब देता है, तो वो ये बिल्कुल वैसे ही एडवाइज़र है आपका, ये आपको जवाब देगा कि आपने क्या करना है। तो वो जो जवाब देगा उसको कहीं लिख के रख लें। देखें, अभी आपकी और मेरी जो कन्वर्सेशन हो रही है ये कुछ लोगों को याद रहेगी 1 साल के लिए, कुछ लोगों को याद रहेगी 6 माह के लिए, कुछ लोगों को याद रहेगी 1 माह के लिए, कुछ लोगों को याद रहेगी 1 हफ्ते के लिए, शायद 1 दिन के लिए। तो ये हमारी कन्वर्सेशन अक्सर लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास आपको एक स्किल आती हो और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैटबॉट को डील करना आता हो और आपको पूछना आता हो, क्वेश्चन करना आता हो, तो वो आपको बड़े अच्छे तरीके से उसका आंसर देगा। और आप उसके बाद अपने बच्चों को जो भी कंडीशंस हों, आज हों, 1 साल के बाद हों, 5 साल के बाद हों, आप उससे उसका एडवाइजरी लें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे भी कोई नहीं है, और आपको बेहतरीन मशवरा देगा, आपको पूरी स्किल्स लाइन अप करके देगा, आपको पूरी टेक्निक्स बताएगा, आपको वेबसाइट्स बताएगा, आपको उन लोगों के रेफरेंस देगा जो इसके अंदर बहुत एक्सपर्ट्स हैं और उनकी पूरी तफसील आपको बता सकेगा। सर, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम बच्चों के स्किल्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है, क्या स्किल्स हैं और कौन से कारआमद स्किल्स हैं जो आपको अपने बच्चों को ज़रूर सिखाने हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। रिज़ाउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर साहब हैं, और हमसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम बच्चों के अंदर जो है स्किल्स की आदत डाल सकते हैं और कौन से स्किल्स जो इम्पोर्टेंट हैं बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी टाइम पे भी उनको वो काम आएगी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से स्किल्स आपको लगता है कि बच्चों को सीखने चाहिए। ख़ास तौर पे आप मुझे बता दें कि मैट्रिक तक के बच्चे जो हैं उनमें अगर कोई ऐसे कोर्सेज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आगे बहुत काम आएगी उनके जब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आएंगे, तो फिर आप हमें प्लीज़ वो पॉइंट आउट कर दें। फ़िज़ा, जो बच्चों के पास बेहतरीन वक्त है सीखने का वो क्लास 1 से क्लास 7 तक ही है। अच्छा, क्लास 7 के बाद जब 8, 9, 10th में आप जाते हैं तो इतना ज़्यादा सिलेबस इतना ज़्यादा है कि बच्चा स्किल सीखने के काबिल नहीं रहता या उसके पास वक्त नहीं होता। तो ये जो बेहतरीन वक्त चल रहा है, आने वाले दिनों में छुट्टियां आ रही हैं, समर वेकेशंस आ रही हैं, इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वालिदैन खुद करवा सकते हैं। अच्छा। घरों में करवा सकते हैं, बहुत सारा स्किल्स उनको डेवलप की जा सकती हैं। उनके पास एक अच्छा खासा टाइम मौजूद है जिसमें वो इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। एक तो मैंने पहले गुजारिश की कि आप ज़रूर चैट जीपीटी को कंसल्ट करें, उससे एडवाइस लें कि हमारे बच्चे की ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये एटीट्यूड है और ये उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो उसकी सजेशन ज़रूर लें और मैं अपनी अदना राय भी दे देता हूँ। देखेंगे जो दौर आ गया है ये जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंप्यूटिंग के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा राग़िब करना चाहिए कि वो कंप्यूटिंग से रिलेटेड कोर्सेज़ करें। अब इन कोर्सेज़ में क्लास टू क्लास वेरी करता है, लेकिन अगर आप इसको देखें प्ले ग्रुप 1, 2, 3, 4 तक के जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पे बच्चे को कॉग्निटिव थिंकिंग या कॉग्निटिव लर्निंग जिसे कहा जाता है उसके ज़रिए करवा सकते हैं। बच्चे को स्टेम एजुकेशन करवा सकते हैं, बच्चे को आप फ़िज़िकल एजुकेशन करवा सकते हैं घर में, ये स्किल्स सारी डेवलप की जा सकती हैं। और ये सारी स्किल्स वो हैं जो ऑलरेडी जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा होता है 70% से ज़्यादा स्कूल्स ये समर वेकेशन का जो होमवर्क देते हैं उसके अंदर उन्होंने इसको ऐड किया होता है। तो अगर वालिदैन कुछ भी नहीं कर सकते तो अपना समर वेकेशन का होमवर्क जो है बच्चों को करवाइए। आपका जो बच्चों को वो होमवर्क करवाएंगे उसी से बच्चे के अंदर ये कॉग्निटिव थिंकिंग और ये जो स्टेम की जो एजुकेशन है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है, इसकी बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए होते हैं। जो बच्चा उसको रिपीट करता है या एक्सरसाइज करता है तो ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन में वो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं ना 1, 2, 3, 4, 5 के, तो इनकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो डेवलप हो रहा होता है ब्रेन के अंदर वो चीज़ें। अच्छा, अभी जो मैट्रिक वाले बच्चे होते हैं इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो ई कॉमर्स के कोर्सेज होते हैं, राइट, तो ये कुछ ऐप्स के थ्रू भी आप सीख सकते हैं और दूसरे कोर्सेज होते हैं, आईटी के कोर्सेज होते हैं। इसमें जो 5 से ऑनवर्ड बच्चा 6, 7 का है उसके लिए ये कोर्सेज बड़े अच्छे हैं कि वो फ्रीलांसिंग करना चाहे, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहे, वो कोई वीडियो मेकिंग करना चाहे। मेरा ख्याल है कि बच्चों को ना इन तमाम चीज़ों की स्किल्स का पता होना चाहिए। ख़ास करके जो छुट्टियाँ आ रही हैं इसके अंदर वो बहुत सारी स्किल्स आउट ऑफ द एकेडमिक्स कर सकते हैं जिसमें ये सब स्किल्स शामिल हैं, जैसे कि वीडियोग्राफिंग कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में तो बहुत सारे शोबाजात हैं कि आप वेबसाइट डेवलपर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट राइटर हैं, आप वीडियो
की एडिटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप करने के बाद आप अर्न भी कर सकते हैं, और इसे डिजिटल लर्निंग कहा जाता है। और डिजिटल लर्निंग जिससे करनी आती है वो डिजिटल अर्निंग भी कर सकता है। तो ये बड़ा अच्छा कंट्रास्ट है। अगर आप डिजिटल लर्निंग करेंगे तो डेफिनेटली आप डिजिटल अर्निंग भी कर सकते हैं। और आजकल जो हाईएस्ट स्केल है, पे स्केल है, वो डिजिटल अर्निंग से ही है। तो सर ये 2 महीने काफ़ी होते हैं छुट्टी के, अगर बच्चा सीख रहा है तो 2 महीने में इस तरह के कोर्सेज हो जाएंगे बच्चे के लिए? बहुत मुनासिब है फ़िज़ा। और देखिए दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे हार्वर्ड जिसमें शामिल है, कैम्ब्रिज शामिल है, वो फ्री कोर्सेज ऑफ़र कर रही हैं अपने। और इसी तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी मेहरबानी है, डिजी स्किल्स के नाम से इन्होंने एक वेबसाइट बनाई हुई है, वहाँ भी ये फ्री कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे बेशुमार जो कंटेंट क्रिएटर हैं उन्होंने अपने कोर्सेज रखे हुए हैं। बड़े बड़े अच्छे आप कह लें कि ऐसे लोगों के कंटेंट पढ़े हैं जो बड़े काबिल हैं अपनी फील्ड में, और उनके कंटेंट अच्छे हैं। बच्चे यूट्यूब से वीडियोस देखें और उसको लर्न करें। और आपके चैनल पे बहुत दफ़ा मैंने मिसालें देखी हैं, आपने ऐसे लोगों को बुलाया, ऐसे बच्चों को बुलाया जिन्होंने यूट्यूब से लर्न किया और उसके बाद अर्न करना शुरू कर दिया और बहुत सारी स्किल्स सीखी हैं उन्होंने। तो वो सब आपके वालिदैन जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए वो मिसाल हैं कि उस मिसाल को लेते हुए अपने बच्चों का ये वक्त ज़ाया मत कीजिए और उनको इन स्किल्स के साथ अटैच कीजिए, जिसमें बहुत सारी स्किल्स हैं। लेकिन आप जो चूज़ करना चाहते हैं या आप अपने बच्चे को चॉइस दें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चे को चॉइस देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको फोर्स करें कि नहीं आप ये करो। उससे पूछा जाए, उसके एट्रीब्यूट्स देखे जाएँ, उसका कंसर्न देखा जाए, उसका इंटरेस्ट देखा जाए और उसके बाद फैसला किया जाए कि बच्चे को क्या करवाना है। मेरी बेटी है ना 5th ग्रेड में, तो उसको ना लैंग्वेजेस का बहुत शौक है, तो वो यूट्यूब से उसने चाइनीज़ सीख ली, कोरियन बोल लेती है, तो इस तरह की फ्रेंच बोल लेती है, और यूट्यूब से सीख के और इतना फ्लुएंटली बोलती है कि जैसे कोई चाइनीज़ बच्चा बोल रहा हो। एक्सीलेंट। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त जगह पे आपने मेरी तवज्जो दिलाई है। इसमें मैं चाहूँगा वालिदैन से कि देखिए जो आने वाला दौर है, आज एक बहुत बड़ा तबका जो है वो कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड है या आईटी की इंफॉर्मेशन की फील्ड से रिलेटेड है। इस सब फील्ड को कोई चीज़ ऑब्सलीट करने वाली है, तो जिसका जिक्र पहले हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो करने वाली है। या ऑब्सलीट करेगी या इसमें अपना रोल बढ़ा देगी, 70% पे ले जाएगी, और जो हमारे कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं उनका रोल 30% रह जाएगा। लेकिन हमारे कंप्यूटर इंजीनियर्स का या जो इस फील्ड में जितने भी आईटी में लोग हैं उनका रोल ख़त्म नहीं होगा। 30% जो रह जाएगा वो उस पे वो लोगों की कमांड रह जाएगी जिनकी लैंग्वेज पे कमांड होगी। लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट और इस तरह की लैंग्वेजेस की बात नहीं मैं कर रहा, मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप चैट बोट को आप जो डिस्क्रिप्शन देंगे चैट बोट आपको वो वाला प्रोग्राम कर देगा। कर सके। सर एक ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। हम स्किल्स के ऊपर बात करें, बच्चों के अंदर कौन कौन से स्किल्स ज़रूरी हैं जो उनको सीखने चाहिए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हम बात करें बच्चों की स्किल्स के ऊपर कि कौन कौन सी स्किल्स जो है कारआमद है, बच्चों को सीखनी ज़रूर चाहिए। अच्छा, ये जो मैट्रिक के हिसाब से आप बच्चों के लिए बता रहे थे कि कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो कि अगर कुछ जो लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड भी किए हुए हैं, अगर उनको तरीके से देखा जाए तो वो सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कोर्सेज़ भी लगाए हुए होते हैं जो कि बहुत मिनिमम प्राइसेस में होते हैं, वो बंदा इजीली पे कर सकता है। अब ये तो हमने बात कर दी हमारे मिडिल क्लास के बच्चे हैं, अपर क्लास के जो बच्चे हैं जिनमें स्किल्स की हम बात करें। अब कुछ ऐसे लोग जो जिनकी तनख्वाह इतनी नहीं है और वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनके अंदर भी बड़ा ऐसी शौक़ है कि उनके बच्चे जो हैं वो कोर्सेज़ करें, स्किल्स हासिल करें। तो ये ख़ास कोई उनके लिए भी बताएं कि वो कोई ऐसी चीज़ें जो कर सकें, कोई ऐसे स्किल्स जो उनके लिए कारआमद और वो आगे जाके जो है तरक्की हासिल कर सकें। तो उन बच्चे, उन फैमिलीज़ के लिए कुछ बताइए। फिज़ा देखें, इस वक्त ये तरक्की हासिल करने का जो एक कह लीजिए फार्मूला बना हुआ है ना, वो तो बड़ा सिंपल बन गया है कि जो जितनी स्किल्स हासिल करेगा और जो जैसे स्किल्स हासिल करेगा, जो क्वालिटी डेवलप करेगा अपनी, उतनी वो तरक्की कर सकेगा। पहले हार्वर्ड में पढ़ने के बारे में एक सोचना, एक गुमान, एक कह लीजिए ख्वाब होता था, और आज हार्वर्ड आपको ख़ुद ऑफ़र कर रहा है कि हम आपको फ्री कोर्सेज़ कराते हैं आपके बच्चों को, और हम आपको वो कोर्सेज़ जो पहले हज़ारों डॉलर पे करने के बाद मिलते थे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र करेंगे। सेम इसी तरह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कर रही है, इस तरह दुनिया की और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बच्चों के लिए फ्री कोर्सेज़ जो स्किल्स बेस्ड हैं वो ऑफ़र कर रही हैं। पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी एक वेबसाइट डिजी स्किल्स के नाम से बनाई हुई है, वहाँ पे वो फ्री ऑफ़र करते हैं। तो ये जो फ्री ऑफ़र है, ये फ्री ऑफ़र उन लोगों के लिए है जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम हार्ड वर्किंग करें, हम पे नहीं कर सकते, हमारे पे इतने रिसोर्सेज नहीं हैं और हमें कोई अच्छी एजुकेशन, अच्छी लाइन, अच्छी स्किल्स मिल जाएं तो वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त दुनिया के बच्चों के लिए जो अंडर वैल्यूड हैं या जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो स्पेंड करके तो बहुत अच्छी एजुकेशन ले सकें, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो हार्वर्ड
कैम्ब्रिज, ये जो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री और साथ ये जो YouTube पे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपनी सर, चॉइस का कोर्स करें जो आप कर कोर्सेज सकते भी हैं। तो कर सकते हैं ना, जी, शेफ जिससे के अगर वो courses भी कर बच्चा सकते मुल्क हैं। से बाहर जाना चाहता है तो उसको वीज़ाज़ में भी इजीली मुझे लगता है फैसिलिटेट किया जा बिल्कुल, सकेगा। इसमें भी मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हम पाकिस्तान में ना हर एक के कोई ना कोई अजीज़ दुनिया पाकिस्तान से बाहर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं या रहते हैं, तो उनसे वहाँ के सिनेरियो ज़रूर पूछें। जैसे आपने शेफ़ का जिक्र किया, तो शेफ़ की तो बाहर बहुत डिमांड है, इसी तरह प्लम्बर की बहुत डिमांड है, इलेक्ट्रिशियन की बहुत डिमांड है, और ये लोग उतना कमाते हैं जितना वहाँ आईटी इंजीनियर कमाता है। इनका यही तो, लाइफस्टाइल वहाँ पे बिल्कुल वैसा है ऐसे जितना ही, वहाँ पे हाँ। आईटी इंजीनियर का है, बिल्कुल किसी ऐसे तो- मैनेजरल जॉब का है। तो ये बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जिसको हम इग्नोर भी करते हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो इस तरह की स्किल्स हासिल नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है ये बहुत लेस पेड हैं, बहुत थोड़ी सी हमारी इनकम होगी, जबकि अगर वो इसको सही प्लान करें, इसके कोर्सेज़ करें, इसको बाकायदा एक इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके कोर्सेज़ होते हैं और वहाँ जाके इसको रिन्यू करें, तो उनको बड़ी अच्छी सैलरीज, बड़ी अच्छी वेजेस मिल सकते हैं। लेकिन आपको मेंटली, बच्चे को आपको बहुत अर्ली एज में ये डिफ़ाइन करना है कि आपका गोल क्या होना चाहिए, जिसमें जैसे आप पहले स्किल सेट की बात करी थी कि हम घर पे क्या करा सकते हैं, तो घर पे हम बड़े आसानी से बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स करा सकते हैं। सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन भी है, ये गोल सेटिंग का जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एकदम आया, गोल सेटिंग करा सकते हैं, लीडरशिप स्किल है उसके अंदर, क्रिएटिविटी स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। ये वो सारी स्किल्स हैं जो ऑलरेडी हम कर रहे होते हैं। स्किल्स क्या है? जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये है कि कोई प्रॉब्लम है, उसका हमने सोल्यूशन निकालना है। फ़र्ज़ कीजिए घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई घर की चीज़ ख़राब है, तो बच्चे को पूछा जा सकता है कि आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या देंगे। अगर वो बच्चा कहता है कि मैं उसको खुद ठीक कर सकता हूँ, तो उसका कोई सोल्यूशन कोई ना कोई वो आपके सामने रखेगा। उस सोल्यूशन को इम्प्रूव करने में पेरेंट्स उसकी हेल्प करते हैं कि नहीं, अगर आप इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो ये बेहतर हो जाएगा, नहीं अगर आप इसमें ये चीज़ ऐड कर लो तो बेहतर हो जाएगा, आप गूगल से ये क्वेश्चन करो, गूगल आपको बताएगा इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, आप किसी को कंसल्ट कर लो, अपने दोस्तों को कंसल्ट कर लो इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है। तो बच्चों के अंदर बहुत सारी ये जो स्किल्स हैं ये ऑटोमेटिकली स्कूल की जो एजुकेशन है उससे आ रही होती हैं, वो सीख रहे होते हैं, और पेरेंट्स के साथ जो टाइम गुजार रहे होते हैं उससे भी वो सीख रहे होते हैं। अच्छा सर, मैं एक और बात ऐड करूँगी, आजकल के दौर में ठीक है पेरेंट्स घबरा गए, डर गए, थोड़ा सा उनमें होता है कि पता नहीं किस में उठ बैठ रहा है, कैसा लड़का है, कहीं नशे तमाशे में तो नहीं है। लड़कों को थोड़ा सा सोशलाइज होना चाहिए, बच्चों के अंदर सोशलाइजिंग की भी थोड़ी सी आदत डालनी चाहिए, बच्चों ने उठना बैठना, क्योंकि मर्द ने बाहर जाके काम करना है। हमारे घर की आजकल की जो जनरेशन में बच्चों को पाला जा रहा है उसमें औरतें जो हैं वो क्या करती हैं, घर में बच्चों को रखती हैं और कहती हैं मेरा बेटा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, और जहाँ जाएगा भी तो दोस्तों में भी वहाँ पे बस एक एक सेकंड में वीडियो कॉल पे आओ, फ़ोन करो, ये करो। देखिए थोड़ा तो अब बच्चे ना इंसल्ट फील करते हैं, वहाँ से बच्चे मैंने देखा झूठ बोलना भी शुरू कर देते, जब पेरेंट्स फजूल में बार बार फ़ोन करेंगे, चेक करेंगे, उनके पेरेंट्स को फ़ोन करेंगे कि आपका बेटा किधर है, आपको पता है ना मेरा बेटा वो कह रहा है कि मैं उसके साथ हूँ। ठीक है, चेक रखना ज़रूरी है, मगर बच्चों पे ट्रस्ट रखना भी ज़रूरी है। बच्चा बहुत इंसल्टेड फील करता है, ठीक है। तो अब हमारे दौर में आजकल ये आ गया कि बच्चे को सोशलाइजिंग से अगर मना कर देंगे, बच्चा बाहर मिलेगा नहीं, तो उसके अंदर ये स्किल्स कैसे पैदा होगी कि मैंने आपके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। क्योंकि लड़का अगर किसी अपने लड़के दोस्त से बात करता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस का जो है ना लेवल ऊपर हाई होता है, ग्राफ हाई होता है, वो भी एक स्किल में मेरे ख्याल से आता है कि हाउ यू कम्युनिकेट। अदरवाइज इफ यू आर अ शॉपकीपर, इफ यू आर सेलिंग और समथिंग, इफ यू हैव अ ब्रांड, इफ यू वर्किंग आउट, इफ यू ट्रैवलिंग, इफ यू डूइंग एनीथिंग, इफ यू डूइंग व्लॉगिंग, नो मैटर यू इन द सोशल मीडिया, you need to talk, you should know the communication, is that right? I'm saying, yes, you're right. तो इसकी कम्युनिकेशन क्यों नहीं सिखाते? बहुत से बच्चों से बात करो, वहाँ के नीचे देख के बात करें भाई, क्यों कॉन्फिडेंस लेवल नहीं? सर आप मुझे बताएं ये क्या होगा, ये भाई सर उधर बैठे हैं, इधर नहीं बैठे, लुक देयर। ये कम्युनिकेशन, ये स्किल्स भी तो सिखाने हैं बच्चों को। जी सही कह रही। अच्छा, इसमें फिजा मैं यहाँ पे अर्ज करूँ, जो शुरू में आपने बात की ना, वहाँ से शुरू करूँगा कि और दोस्ती यारी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अंदर रखना चाहती हैं, हाँ। करना नहीं चाहती, दोस्तों से नहीं मिलोगे, हाँ। दोस्ती नहीं करोगे, ये कोई औरत है चूड़ियाँ पहन के बैठ ले भाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा आजकल हमारा हॉट इशू है। मैं यहाँ पे अर्ज करूँगा पेरेंट्स से, खास करके मदर से, कि जो बॉयज़ हैं, जैसे मर्द के बारे में कहा गया या बॉयज़ का मैं बात यहाँ कर रहा हूँ, ये अल्लाह ताला ने इनको बिल्ड ही ऐसा किया है कि ये उछलना कूदना, बाहर जाना, खेलना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, स्पोर्ट्स, बाइक चला रहे हैं, के अंदर है। हाँ जी, अगर आप इनको घर में बैठा के रखेंगे तो आप कुछ ऐसा तैयार कर लेंगे जो नेचुरल नहीं है, जो नेचर से कंसर्न नहीं है। तो आप इसमें जो हमारे फ़र्ज़ करें, हमारा 5 साल 7 साल 8 साल का बच्चा है ना, वो घर में बहुत ज़्यादा वो नॉइसेंस क्रिएट करता है, अक्सर सुना है वालिदैन ये कहते हैं ये बहुत तंग करता है मुझे, ये बहुत मुझे इसने तूफान मचाया हुआ है, का शिकार हो जाएगा, मगर नहीं, बाहर नहीं जाने देंगे खेलने। देखिए अल्लाह ने उसको एनर्जी ऐसी दी है जो खेलने कूदने, भागने दौड़ने, साइकिलिंग करने
और बाहर जाने के बाद वो एनर्जी सारी कंज्यूम होगी। यस, तो ये बात वालिदैन को समझनी होगी कि अल्लाह ने उसको बनाया ऐसा है, तो हाँ। जैसा उसको बिल्ड किया है उसको तरबियत वैसा मैं कहती परफॉर्म हूँ करने ऐसे। दीजिए। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जी, बड़ा मेहरबानी। अच्छा आपने हमारे से टॉपिक एलैबोरेट किया। एक ब्रेक लेंगे, मगर ब्रेक से पहले इसको मैं ये बता दूं आपको कि सीन ये है कि बच्चों को घर पे तरबियत इस तरीके से दीजिए कि आपके अपने बच्चे के अंदर वो सारे हुनर हो, वो तरीके हों, वो ख़ानदानी, वो नस्ली बातें हों कि वो किसी बुरी सोबत में पड़े ही ना, ठीक है। और फजूल का बच्चे पे शक करना, बच्चे को फजूल का चेक करना, ठीक है, नज़र रखें। वो कहते हैं ना, खिलाएं सोने का निवाला देखें शेर की निगाह से, मगर बच्चे को इंसल्ट मत करें। बच्चे को अभी 2-3 मैंने देखा सेलिब्रिटीज़ ने ना एक अपलोड की कि बच्चा जो है ना थप्पड़ खा रहा है, उसको ये राया में किसी बाप ने ज़ोर से थप्पड़ मारा। वहाँ पे वो इकरा अजीज़ गई हुई थी, उन्होंने कोई वीडियो बनाई है, तो मेरे ख्याल से इकरा अजीज़ थी, उन्होंने वीडियो बनाई है, तो वो अपलोड किया, तो उसमें वो एक थप्पड़ आ गया। तो उसने लिखा भी, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने एड्रेस किया कि प्लीज़ बापों को ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इतने पार्क एरिया में, शॉपिंग एरिया में, घूमने एरिया में, स्ट्रीट्स पे ऐसे थप्पड़ मत मारे इतनी ज़ोर का, कि छोटा सा बच्चा था, कि उसकी जो है ना इज़्ज़त नफ्स को तकलीफ़ हो। तो इस तरह की हरकतें मत करें, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, तब भी आपका बच्चा जो स्किल्स है ना, जितने ये जो ऐप वगैरह के थ्रू और ये जो जितने आपके कोर्सेज होते हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, वो तभी अवेल कर सकता है जब यहाँ से फ्रेश होगा। इधर से बच्चा मार देंगे तो फिर आप यकीन करें बच्चे की मत ही मार देंगे। टेक अ ब्रेक। नाजरीन, अभी एक ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, एक ना शुद्ध दो लोग हैं। जापान में एक मार्शल आर्ट हुआ था, कॉन्टेस्ट हुआ था, वहाँ पर इंडिया को शिकस्त दी एक भाई हैं मेरे, वो यहाँ पर बैठे हैं। और आपको पता है आजकल तो इंडिया की कोई, मुझे लगता है किस्मत और बारियाँ चल रही हैं शिकस्त पे, तो एक शिकस्त और यहाँ पर हमारे नौजवान हीरो हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने दी है जापान में ओसाका में जाके मार्शल आर्ट में। बड़ा अच्छा प्ले किया। मैं पिक्चर्स भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भाई भी मेरे बहुत खूबसूरत से माशाल्लाह से, और क्या इन्होंने एक्शंस परफॉर्म करके जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और उनका नाम जो है वो है मज़हर मसूद, बड़े यंग से प्यारे से मेरे भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। और उन्हीं के साथ उनके कोच जो है जिन्होंने उनकी टाई है वो तशरीफ़ फरमा है, ये है मरवत साहब। मरवत साहब, आपका पूरा नाम मुझे बताइएगा। इदरीस मरवत साहब जो इनके कोच हैं, और कितनी अच्छी तैयारी करवा के देखें इनको भेजा गया, और उसके बाद कितना अच्छा नाम पाकिस्तान का रोशन किया कि इन्होंने फिर से इंडिया को शिकस्त दे दी। आप तो हमारे लिए फ़ाइटर ही हुए, आप तो हमारे लिए सिपाही हुए, है ना जी। सबसे पहले तो आप मज़हर भाई बताइए मुझे कैसा लगा, कैसे सिलेक्ट हुए, कैसे जाना हुआ, ये स्टोरी पहले अपनी ज़ुबानी बताइएगा। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने का। ये ऐसे हमारी बेसिकली ताइक्वांडो गेम है, काफ़ी हमारी एग्रेसिव ट्रेनिंग्स होती हैं, डिफरेंट मल्टीपल सेशंस होते हैं पर वीक के हिसाब से, और पर डे हम 3 टाइम ट्रेनिंग करते हैं। इसके बाद जो दुनिया के टॉप फाइटर्स होते हैं उनको इन्विटेशन जाते हैं, जिस तरह जापान में था टॉप 50 फाइटर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इस तरह हैवी वेट जो होते हैं हमारे वेट के हिसाब से फ़ाइट्स होती हैं। तो +87 जो था उसमें मेरी फ़ाइट हुई थी, टोटल 3 फाइट्स हुई थी। पहली जापान के साथ थी, सेमीफाइनल जो था वो इंडिया के साथ था, और उसके बाद फिलीपींस के साथ फाइनल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर विन किया गोल्ड। आप हैं कहाँ से? साउथ वजीरिस्तान। तो आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ, वहाँ से कैसे आप निकले? शौक कैसे था, बचपन से ही हम ताइक्वांडो इस तरह था कि उस टाइम VCR चलते थे ना, अगर आपको याद हो, वो ओल्ड फैशन कैसेट्स होते थे, उसमें उस पर ब्रूस ली की मूवीज़ ना हम ले आते थे। तो छोटे होते थे हम, फिर वो जब ख़त्म होते तो हम एक दूसरे को मारने, मेरे भाई जो हैं वो भी नेशनल चैम्पियन है और इंटरनेशनल पे जी, फ़हीम महसूद, वो वापडा में भी हैं। तो वो हम फिर एक दूसरे को ना मारने लग जाए। तो हमारे जो बड़े भाई थे उन्हें कहे कि ना मैं आपका एडमिशन करवाता हूँ किसी क्लब में। तो वहाँ पे फिर क्लब में एडमिशन किया। हाँ, ऑफिशियल। मतलब इसको ऐसा किस एज में आपने शुरू किया क्लब? आई वाज 6 years old, 6 to 7। जी, अच्छा, मतलब छोटे से ही आप? छोटे थे जी, बिल्कुल, बहुत। तो उसी टाइम से होते फिर मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हो गए। हाँ। तो फिर आना पड़ा हमें DI खान, फिर DI खान से इस तरह फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, हमारा नेशनल कैंप होता था, वहाँ गए। फिर वहाँ से फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप वियतनाम में थी, वहाँ गए। फिर इस तरह स्लो होते होते फिर स्कॉलरशिप मिल गया हमें पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ से मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बैचलर्स, फिर मास्टर्स किया। स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स, अच्छा स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स बेस पे। अच्छा स्पोर्ट्स तो फिर उसके बाद मास्टर किया UT से, और साथ मल्टीनेशनल कंपनी हमारी इंटरलूप, उसमें एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर सीनियर एग्जीक्यूटिव मैं जॉब भी कर रहा हूँ। वाह वाह। तो ये कि हमें कंपनी सपोर्ट काफ़ी करती है ना, तो इसलिए फिर साथ भाई मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी कहानी सुन के, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ
आप हमारे मुल्क का सरमाया है भाई। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि देखें, एक ब्रूस ली की मूवीज़ देख देख कर ये पैशनेट हो गए और उन्होंने देखें अपना नाम कैसे बना लिया। माशाल्लाह इतनी सी एज है और उसके बावजूद पूरी दुनिया में मैं कहूँगी कि एज़ हीरो अपना नाम जो है वो मनवा रहे हैं। आप मुझे बताइए कैसे आपको मिले, आपकी तरफ कैसे आना हुआ, कैसे तैयारी करवाई आपने कोच भैया? अच्छा, इस तरह था कि पहले तो मैं खुद हम टीम मेंबर थे, तो 2022 तक जो है ना मैंने पार्टिसिपेट किया नेशनल लेवल पे, एशियन लेवल पे। तो इदरीस साहब आप भी खेलते रहे? जी जी जी। तो लास्ट में जो है ना मैंने अपनी जो एडवांस ट्रेनिंग है वो कोरियन मास्टर से ली है और ईरान के मास्टर से। तो फिर वही चीज़ें जो है ना मैं अभी अपनी यूथ में डिलीवर कर रहा हूँ। अच्छा। तो कोई भी इस तरह से इवेंट आता है जापान में हो या कोई भी एथलीट किसी कंट्री में जा रहा होता है तो वो एक 15 डेज़ का 20 डेज़ का कैंप जो है ना एडवांस लेवल की ट्रेनिंग वो मेरे पास करते हैं यहाँ पे। ये भी 2 दफ़ा इंडिया को हरा चुके हैं, ईरान, जी ईरान और कोरिया। तो आपने आगे खेला क्यों नहीं, फिर आप कोच की मतलब फील्ड में क्यों आ गए? बस मेरा अपने ये था कि अपनी एक मार्शल आर्ट सेंटर भी था, उसमें मेरा ये था कि मैंने कहा ग्रास रूट लेवल पे जो है ना मैं काम करूं। जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं यंग एज से उनको बाहर कंट्रीज़ में इवेंट्स खिलाऊं ताकि वो जब सीनियर हों तो डायरेक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक लेवल पे जो है ना मेडल ला सके। तो आपने इंस्टीट्यूट में और भी लोग रखे हुए जो सिखाते हैं? जी काफ़ी, मेरे साथ 4 ट्रेनर्स हैं। अच्छा, आज क्योंकि मैंने शो स्किल्स के ऊपर भी किया था तो मैं ये कही थी कि समर वेकेशंस आती है, बिल्कुल ठीक है, तो बच्चों की छुट्टियां आती हैं, बच्चों के जैसे पेपर होते हैं, फिर उसके बाद 2 महीने की छुट्टियां, बच्चे फारिग पड़े होते हैं। तो बच्चे अगर स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं तो इदरीस भाई कोई ऐसी चीज़ ज़रूर बताएं, पेरेंट्स खास तौर पे वो बच्चे जो 5वीं क्लास के बाद। आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक मैसेज दूंगा पेरेंट्स को, लाइक अवेयरनेस नहीं है तो स्पोर्ट्स के नाम पे बहुत फ्रॉड भी हो रहा है। अच्छा? लोगों ने समर कैंप खोले हुए हैं, उनके जो है ना पेरेंट्स ये करते हैं कि ट्रेनर का बैकग्राउंड नहीं चेक करते कि वो नेशनल लेवल का एथलीट है भी या नहीं है। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का एथलीट होगा वो भी समर कैंप करवा रहे हैं, जिससे ये होता है कि टाइक्वांडो का नाम और जो है ना जितनी मार्च उसका नाम ख़राब होता है। पेरेंट्स जाते हैं, उनके बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आती, फिर जो है ना वो स्पोर्ट्स की तरफ से जो है ना उनका रुझान हट जाता है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जहाँ पे भी एडमिशन लें, इवन कि वो स्विमिंग है कोई भी स्पोर्ट्स है, तो आप एथलीट का या जो ट्रेनर है वहाँ पे कोच उसका बैकग्राउंड देखें, उसको वेरीफाई करे कि वो नेशनल चैंपियन है, इंटरनेशनल एथलीट है, उसके पीछे परफॉर्मेंस क्या है, उसने कोई बच्चे इस तरह से तैयार किए हैं जो वर्ल्ड लेवल पे खेले हों। ठीक है। मज़हर भाई मुझे बताएं, आप जैसे मुल्क से बाहर भी गए, आपने प्ले किया इंटरनेशनल लेवल पे, तो पैसे जो है आपने खर्चा किए या फिर आपको पूरा फाइनेंस किया, सारा कुछ आपका पे किया, बल्कि आपको जी पैसे भी आपको कमाने का मौका मिला? जी, इसमें इस तरह होता है, हमारी जो कंपनी है ना बेसिकली वो सपोर्ट कर रही होती है ना, साथ ये होती है कभी कभी मिलिट्री जो है हमारी 11th कोर जो हमारे कोर कमांडर हैं KPK के लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी साहब, वो भी सपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह कंबाइन चल रहा है। मतलब गवर्नमेंट लेवल पे क्या सपोर्ट आई है एग्जैक्टली, उसको ज़रा इलैबोरेट। वो अगर मैं चीफ मिनिस्टर साहब की बात करूं जो हमारे KPK के हैं, वो 5 से 6 दफ़ा, वो है भी हमारे इलाके, मतलब हम DI खान में आ गए थे ना बाद में, तो वो मल्टीपल टाइम्स बुला चुके हैं, मुझे भी, इनको भी, हमारे भाई को भी ना, हमारे 5-6 बंदों का ग्रुप था। अच्छा। तो जैसे सेफ गेम्स में हमने मेडल लिए, एशियन गेम्स में, तो वो कहते हैं कि ना आपको इतने इतने जौन से है ना चेक्स दे देंगे ये, लेकिन वो 5-6 दफ़ा सिर्फ बस बातें ही होती हैं, उसके बाद ना कोई मतलब अमली जामा नहीं पहनाते उस चीज़ को कि मतलब आप लोगों को इतना सपोर्ट भी करना है। जब हम इवन जाते हैं कि हम जीत के हैं, वो कहते हैं हमारे लिए तो नहीं गए, वो कहते हैं हमारे लिए तो नहीं गए, आप तो ना खुद गए थे। मतलब गंडापुर साहब जो है उन्होंने आपको गंडापुर साहब बिल्कुल हमें अपना भी सोचना पड़ता है, ऐसे ना जो हालात कब बुलाया और कितने कितने पैसों की आपसे बात? ये लास्ट ईयर भी मैं टर्की से खेल के आया था गोल्ड, तो उन्होंने बुलाया था, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं। कोई तस्वीरें वगैरह आपने उनके साथ बनाई? तस्वीरें हमारे इलाके की हैं, डेर इस्माइल खान से हम जो है ना हमने माइग्रेट किया हुआ है, लकी मरवा से, इन्होंने वजीरिस्तान से। तो अपने इलाके के लोगों को भी सपोर्ट नहीं कर रहे गंडापुर साहब? बिल्कुल। इस चीज़ में मरियम नवाज जो है ना वो बहुत अच्छी है, उनके KPK के एथलीट को वो बुला के यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, वो काफ़ी इन चीज़ में मरियम जी करती है ना, हाँ वो सपोर्ट करती हैं, इवन तक कि गवर्नर जो है वो भी हमारे इलाके के। दूसरा इसमें ये है कि जैसे मरियम नवाज जी अच्छा काम कर रही है, मगर KPK गवर्नमेंट को भी तो ये सोचना चाहिए ना कि भाई जो टैलेंट है उसको आगे प्रमोट करना। ये तो बड़ी गलत बात है कि आप इतना जीत कर आए, इतनी एफर्ट किया, जान लगा के अपना पूरा एक स्किल हासिल किया, बस आप अपनी तस्वीरें तो डलवा लें और उसके बाद कुछ ना करें। उस तस्वीर को हम क्या करें, मीडिया पर बस ये आ जाता है कि बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ऐसी अप्रिशिएशन का क्या फ़ायदा कि आप एक तस्वीर करा के, तो भाई उस तस्वीर से कुछ नहीं होना ना, तस्वीर आगे कहीं बिकनी है, ठीक है ना, किसी काम की है,
कि तो भाई कोई अप्रिसिएशन ऐसी दें कि वो कुछ उसको कोई आगे मज़ीद वो कुछ सीख सके, अपने ऊपर फाइनेंस कर सके, आगे कहीं उसको रास्ते मिले। तो ये वाले उसके फ़ायदे वाले अगर कोई चीज़ काम करनी है तो करे, तस्वीर उसको नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। खबरदार आज के बाद आपने कोई तस्वीर कराई, नहीं अभी हमने अहद किया आपने मुँह से बोला करे भाई मुझे तस्वीर का मैं क्या करूँ, मैं किधर ये रेडी में भी नहीं बिकनी कहीं, ऐसे ही। आप बोलते क्यों नहीं असल में है? उनके साथ बंदा बात भी नहीं कर सकता क्यों ना। नहीं आपने बात कर सकता? शायद उनकी आपने वो टून वो देखी। क्या कह देते हैं, आप बात करते नहीं, हो आपने तो उनको- shut up। आपने उनको बात करते हुए सुना है? हैं? आपने उनको बात करते हुए सुना है? आपने तो सुना होगा, मैं तो मिली कोई नहीं, मगर नहीं आप नहीं, तो वैसे मिले। टीवी शो पे जब वो आता है उसके आपने लहजा देखा है किस तरह से वो बात करते हैं? जो बोलते हैं वो गायब हो जाता है, बदमाशी वाली थोड़ी सी ऐसा ही है, टोन बोलता है। है तो गायब हो जाता है ना वो। हैं? तो हमारा यही तो हाल है ना, मजबूरन। अच्छा, इसमें से आपने एक क्वेश्चन किया है कि जैसे गवर्नमेंट या पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन आपको सपोर्ट कर रही है। इस तरह होता है कि जब कोई एथलीट नेशनल लेवल पे गोल्ड या सिल्वर लेता है तो हमारा एक कैंप लगता है नेशनल कैंप, जिसमें अब लोग जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन उनको पूरा सपोर्ट करती है, उनको इवेंट्स में भेजती है। लेकिन इनको इसलिए नहीं सेंड कर सकती क्योंकि ये कंपनी में जॉब करते हैं, तो इनको टोटली स्पॉन्सर जो है ना वो इनकी कंपनी करती है। अच्छा, अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहेंगे तो इनको नेशनल कैंप में जाना पड़ेगा, नेशनल कैंप में जाएंगे तो ये फिर जॉब नहीं कर सकते। इनको जॉब करनी नहीं पड़ती अगर इनको गवर्नमेंट सपोर्ट बिल्कुल करती ऐसा ही है। मगर सपोर्ट यही है, फोटो दिखाओ, खींच मेरी फ़ोटो, तो खींच मेरी फ़ोटो। चले जी, मरियम नवाज़ साहिबा जी जो है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हम, क्योंकि हेल्प करती हैं वो, थोड़ा सा उनको बोला जाए ना तो वो नज़र डालती हैं। जो गंडापुर साहब है ना वो तो कुछ नहीं करना चाह रहे, इतना तो मुझे समझ आ गई है। तो मरियम नवाज़ जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़, क्योंकि इन लोगों को आप हेल्प करती हैं, इस तरह से आप नज़रअंदाज नहीं करती हैं, इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं उनको आप देखती हैं ताकि ये आगे जा सकें। ये हमारे बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं मेरे भाई मज़हर भाई, तो इनको भी ज़रा सपोर्ट कीजिएगा। आज ख़ास अपील करूँगी, वरना इस तरीके के जो हमारे एथलीट्स हैं, जो बच्चे हैं जो आगे खेल रहे हैं नेशनल लेवल पे, तो वो तो फिर मैं कहूँगी दिल छोड़ के बैठ जाएंगे कि भाई उनको ये पता है कि हमें मिलना तो कुछ नहीं है, पजीराई तो कुछ नहीं है, आगे हौसला अफजाई कुछ नहीं है, आगे बढ़ना कुछ नहीं है। हाँ, मगर गंडापुर साहब के साथ तस्वीर मिली हुई तो दुनिया में सोशल मीडिया कहेंगे ओ माई गॉड बड़ी पजीराई की है, तो ये पजीराई टकेगी नहीं है इनके लिए, इनको पजीराई दें खुल के। तो मरियम जी ज़रा आप फोकस कीजिएगा, आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, आपसे बड़ी उम्मीद है लोगों को। अब एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, एथलीट तो हैं आप, खेल रहे हैं नेशनल लेवल पे। मुझे एक बार थोड़ा सा यहाँ पे मैं चाह रही थी कुछ हम करके भी दिखाएं स्टंट, मगर पहले मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या ज़रूरी है कि जब हम ये लेग वाला इसमें खेलें तो उसके लिए टांगे लंबी और हाइट टॉल होना ज़रूरी है? क्या छोटे कद का कोई अगर एथलीट है तो वो नहीं खेल सकता? लॉन्ग हाइट का ये एडवांटेज है कि आप दूर से जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस के साथ खेल सकते हैं, अगर आपकी टांगे लंबी हाइट लंबे। शॉर्ट वाले के लिए एक सेपरेट स्ट्रेटेजी होती है, वो फिर जो है ना करीब क्लोज डिस्टेंस में खेलते हैं। तो दोनों के लिए अपनी जगह पे एडवांटेज है। ताइक्वांडो लाइक शॉर्ट हाइट वाला भी कर सकता है, लॉन्ग हाइट वाला भी कर सकता है। तो चलें आए कुछ करके दिखाते हैं ज़रा लोगों को। भाई ये क्या चीज़ है? ये आप अपना तकिया साथ लाएं? अच्छा, टारगेट करते हैं, तकिया नहीं टारगेट करते हैं। अच्छा, ये कैमरा है तो फेसिंग थोड़ा इस तरफ रखिएगा ताकि जो दिखाना है इधर। इससे लिए पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, बहुत स्ट्रेच होगा। ओके, माइक को इसका लगा लो इधर, ऐसे ऊपर लगा लें, ऊपर कॉलर के ऊपर। यस, ओके, आ जाओ मौलवी, जल्दी से लगा दो अगर लगाना है। लग गया चलो, लग गया, चल थैंक यू मौलवी भाई। स्ट्रेच हो गया मौलवी भाई। ओके, ये पहले हम वार्म अप करते हैं, वार्म अप स्ट्रेच करते बॉडी नहीं, इसका काफी साउंड आता है। अच्छा, मिडल किक रेडी, इससे तो ये अगर कोई नॉर्मल बंदा पकड़ता है ना, और जो इनकी पावर है तो वो उठ के वहां ये गिर तो जाएगा। आपने उधर जाना है उड़ के। ऐसा ही अच्छा है। थोड़ा आप इस तरफ आ जाएं और आप इस तरफ आ जाएं जरा, चले। क्योंकि आपकी फेस उधर है, उस तरफ आपका इधर है जी। मिडल हुआ इसको क्या कहेंगे हम? मिडल किक, मिडल किक। यस, कोरियन Okay. ज़बान में पलदम चागी। अच्छा, फॉलम चागी। यस, रेडी। बेसिकली यहाँ पे हिट कर, इससे 2 पॉइंट्स होते हैं फाइट में। ओए होए होए, और सेम किक अगर ऊपर थोड़ी सी लेके जाएं तो वो फेस किक होती है। ऊपर भी? यस, इसके 3 पॉइंट्स होते ओके, हैं। ऐसे भी? फिर इसमें ये होता है कि एक मंदोली ना टर्निंग किक, चेन साइड, दूसरे ना दिलन वाई। ये 360 जब आप यहाँ पे हिट करते हैं, हाँ। उसके 4 पॉइंट होते हैं। थोड़ी वैरायटी ऐड हो जाती है ना, ये देखिए आप, ये इसके 4 पॉइंट्स होते हैं। Oh आपका my माइक God. कोई बात नहीं, मौलवी पकड़ लो, मौलवी साहब आ जाए। माइक पकड़ लो, अभी ले लो।
अच्छा, क्योंकि यहाँ तो पे ये तबाही- स्कोर होता है डिफरेंट, हाँ। लाइक जितने आप इसके अंदर ब्यूटी ऐड करेंगे उतने आपके स्कोर ज्यादा हैं। ठीक है मौलवी, अगर अब तुम मेरे एक आवाज़ पे इशारे पे नहीं आए ना तो इस गद्दी की जगह ना मैं तुम्हें यहाँ पे खड़ा करूंगी और किक इन्हीं की होगी, ठीक है? चलो। इसमें एक चीज ये होती है कि लाइक सम टाइम आपको ये अगर मौलवी को पड़े ये एक नहीं, लात, मौलवी बर्दाश्त तो नहीं ये कर तो सकते सिर्फ एक ही उनकी। गाना गाएगा, मुझे तो हाँ। तेरी लत लग गई, सही है। जमाना कहे। इसलिए लत ये होता है कि मैनू फाइट में गलत सम लग टाइम गई। ना आपको स्कोर ज्यादा चाहिए होता है और टाइम कम होता है, फिर आप उस वक्त कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, 2 मिडल 1 डबल किक। लाइक ये एक किक के ना 2 पॉइंट्स होते हैं, ओके तो इन 3 सेकंड फॉर एग्जांपल इसको 8 पॉइंट चाहिए, तो वो इस तरह से ये कवर करेगा, मिडल 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 डबल, ओए ओ ओ ये ओ लाइक इस तरह से। इट इज तो डिफिकल्ट। ये स्ट्रेटेजी जो है ना कोच इनको बताता है कि बेसिकली किस वक्त आपने कौन सा कॉम्बिनेशन करना अच्छा, अगर मुझे खेलना हो तो मैं कैसे खेलूंगी? मुझे भी जरा है। सिखा। आप इजी आ जाए, आपको जो है ना आ बेसिक मैं पॉइंट बताता ये हूँ। तो उतारना पड़ेगा ना मुझे, थोड़ा सा दोनों सिर्फ तरफ है। सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। आ जाए मैं आपको सिंपल। लड़कियां तो आपके पास खेल रही हैं, है ना? यस ऑलरेडी। ओके आपने सिंपली ऐसे ठहरना है, राइट लेग आपने पीछे रखना, Okay. लेफ्ट लेग ये डिस्टेंस है, ये स्टांस Okay. आपका होना चाहिए और स्ट्रेट आपने किक करना है, ऑलराइट, ठीक है। स्ट्रेट किक स्लो ओके ये यस टांग सीधी रखनी है यस किक गुड। इसमें आपने फर्स्ट अच्छा, नी अप करना है ना? ये लगाना है, ये यस ये लगा। इसके लिए आपको पाँव को ये रखना पड़ेगा। ओके। चप्पल दे दो मुझे जल्दी, भाग के अपनी, अब भाग के दो जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि पाँव में लगेगी। जीते रहो, ठीक है चलो चलें रेडी? इजी ओके हाँ 1 Kick. 2 यस। ओके। अब एक और, चेंज साइड से भी कर सकते हैं आप। 1 2 नहीं ये नहीं लगी, दोबारा एक और। इसमें देखें आप ये हिट कर रहे हैं, ये नहीं करना, इसको अच्छा। आप ये हिट करें, ये हिट ओके 1 2 3 गुड। ओके। अच्छा, सारा प्रेशर भी पड़ता है वैसे, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, ऐसे ही है। इट्स नॉट इजी। अच्छा, तो इसकी जो है ये प्रैक्टिस आप लोग करवाते इसके लिए भी आपको होते हैं डिफरेंट लेग्स जो है ना की? स्ट्रेचेस करनी पड़ते हैं। हमारी ट्रेनिंग ऐसे होती है कि 15 मिनट पहले आपको वार्म अप करना पड़ता है। हाँ अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो बॉडी कूल डाउन है तो आपको इंजरी हो सकती है। हाँ फिर जब आपने ट्रेनिंग फिनिश करनी है तब आपने कूल डाउन करना है, मसल को फिर अपनी जगह पे लेके आना है। अच्छा, तो ये कितने टाइम तक जो स्टूडेंट ये है तो आपको हम लगता है जो कि है तैयार ना हो हम जाए? तो ट्रेन कर खास तौर देते पे हैं, टांगों में ताकत हम होना तो जरूरी ट्रेन है। 1 मंथ में भी कर देते हैं क्योंकि हाँ। हम डायरेक्ट एडवांस लेवल की ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो आपको परफेक्ट बनाती है। वाह। एक राउंड किक, मैं कर दूं हाँ राउंड किक। जो भी आप, ये जो राउंड किक जरूर मुझे दिखानी है। राउंड किक तो जरूर ये जरूर मिडल मिडल चाहिए। किक है कि आपको लगा ऑल राइट, एवरीबॉडी रेडी? वू अब मेरे को Okay. 360 कर चेंज साइड लाइक दिस ये वाली एक आपने भी दिखानी है, वाली एक आपने भी दिखानी है, है Turning वो जो हुआ या? फेस पे आती है ना राउंड किक, अब मुझे वो दिखानी है आपने, राउंड पूरी। लाइक दिस ठीक किक। ओके। ओ इसके 5 पॉइंट होते हैं। एक उस तरफ से भी कीजिए कैमरे की, इधर आ जाइएगा आप इधर आ जाइएगा, अगर आप उस लेग से आप इस करें तरफ आ जाएं, ताकि ना फेसिंग के साथ थोड़ी जरा perfect एक ये वाओ चले। ठीक है रेडी 1 गो। वाओ फेस किक होगा एक बैक शॉट। टू गुड। ओके, कितने मजे का है ये गेम भाई, ऐसा ही है ना जी? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ। और आखिरी ये लो चप्पलें, आय हाय। अच्छा, आखिरी मुझे फ्लाइंग किक बता दे कैसे चले। आपने आए करनी भाई, है? मैं उनसे सीखूंगी पहले फ्लाइंग किक। हाँ कट किक होगा वजम से रेडी चा। ओ ये फ्लाइंग किक होती है। हाँ। इधर आए एक Ready? मैं भी। यस नहीं हुआ, गुड। या हुआ। इसमें ये होता है ना कि आपको मैं इसी हैं? में डिफरेंट बताऊं, धक्का जैसे डबल देना है। नहीं एक ही देना है, लेकिन थोड़ा सा ना पुश कर इस तरह। ओके, इसके लिए आपको चले। फिर सिंपल नहीं करनी है, आप आगे आ जाए, सिर्फ आपने ये नी उठाना है और किक को ओपन एक ही करना जगह है साइड खड़े से। कर, यस ओके। ये जब ये हो जाएगी ठीक करें किक, इसमें आपने जंप ऐड करना है। टेढ़ा टेढ़ा करना था यस ना? रेडी ओके करें ये ओके, आप दोबारा करें। अच्छा। हाँ यही वाला। ठीक। इसमें एक चीज और आपको मैं बता आगे जो हाँ। चेंज साइड किम साइड से गए टाइम हमारा खत्म हो गया, बस ये ये आखिरी किक है। देखें जब आपके ऊपर कोई अटैक करता है ना, लाइक लोग कहते हैं कि स्ट्रीट फाइट में नहीं चलता, अब मैं इसके ऊपर फर्ज नॉर्मल बंद है और वो मार्शल आर्ट्स वाला ठीक है, है। मैं कट रुका हुआ है इधर से, हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं, उफ, कितना रेडी होता है। आई लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखेगा, हम आपको मिलते हैं कल, और बल्कि एक ब्रेक के बाद एक और सेगमेंट है, पहले वो देख लें, उसके बाद फिर कल मुलाकात करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेरी नाइस। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी मेरे पास एक ऐसी डिज़ाइनर हैं जो कि हमें बताएंगी कि हमने कपड़े जो हैं गर्मियों में किस तरीके से
पहनने, क्योंकि हीट वेव भी चल रही है, गर्मी भी बहुत है, बहुत बुरा हाल होता है, पसीने से इरिटेशन होती है, और फिर स्किन की भी ना कुछ डिजीज़ जो है वो मुझे लगता है कपड़ों की वजह से हो जाती है। कुछ कलर्स का नहीं पता होता कि जो बहुत स्कॉचिंग सर जब आपके सर पे हो तो आपको किस तरीके के कलर्स जो हैं उनका इंतखाब करना चाहिए। तो समझ के कौन कौन से कलर्स हैं, कौन से कपड़े हैं और ख़ास तौर पे किस स्टाइल के हैं उसको पूछते हैं। और हमारे पास रिदा माहिर हमारे साथ मौजूद है, बड़ी माहिर है, ऐसी ड्रेसिंग खुद भी करती हैं और लोगों को भी करवाती हैं। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रिदा, मुझे बताइए गर्मियों के कपड़ों के लिए क्या बताएंगी आप? क्योंकि देखें मोस्टली हम तो सिर्फ यही सोचते हैं ना कि गर्मी आ गई लॉन ख़रीद लो, और अपने जितने भी और कोई सिल्क के कपड़े हों और सिंथेटिक कपड़े हों वो उठा के तो हम अलमारियों में रख देते हैं या फिर सूटकेसों की नज़र कर देते हैं कि फिर जब वापस सर्दी आएंगी तो निकाल लेंगे। तो आपको क्या लगता है गर्मियों में हमारे पास वैरायटी जो है वो सिर्फ घूम फिर के लॉन की रह जाती है, मलमल की रह जाती है, पतले कॉटन की रह जाती है? आई थिंक आजकल काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आ गई है, आपको प्योर फैब्रिक्स भी अच्छी प्राइजेस में मिल जाते हैं। लाइक इन माय ब्रांड मैं प्रेफर करती हूँ कि सिंथेटिक कम यूज़ हो, मैं वही अफोर्डेबल रेंज में लाइक प्योर फैब्रिक्स इंट्रोड्यूस करा दूँ। लाइक शमोस सिल्क आजकल बहुत कंफर्टेबल है, लाइक मैंने उसके बॉटम्स पहने हुए हैं। ये भी आपने शमूस का पहना हुआ है, मैं देखो एक मिनट। दिस इज शमूस का क्या मटेरियल? वेरी कंफर्टेबल, सॉफ्ट वाला। अच्छा, पतला है। लाइक जैसे अब मुझे शो पे आना है तो मैंने सबसे कंफर्टेबल अपने लिए चूज़ किया। ठीक है। और ये ऑर्गेन्जा भी लाइक दिस इज़ नॉट जो आपको इरिटेट करे। ये ऑर्गेन्जा दिखाएं, ये वाला कौन सा चल रहा है? ये इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं कपड़ा भी साथ साथ देख रही हूँ मार्केट में कि इसमें आपने अस्तर लगा के तो उसको पहना है डबल करके, वरना है बहुत पतला। यस। अच्छा, बट ये बिल्कुल मगर ये अकड़ा हुआ क्यों नहीं ऑर्गेन्जा? दिस इज़ लाइक प्योर वाला ना, वो सिंथेटिक हम नहीं कम यूज़ करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि मैं अपनी ब्रांड में ये प्रेफर करती हूँ कि लाखों के कपड़े जो लोग ले रहे होते हैं और आपके एक बार में इनके यूज़ भी नहीं होते दोबारा, सो वही हम थाउजेंड्स में लेके आए हैं कि लोग अच्छे कपड़े पहन लें और समर है तो आप कंफर्टेबल रहें ज़्यादा। दैट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा मुझे बताइए, लोग मोस्टली ये कहते हैं कि गर्मियों में काले कलर के कपड़े नहीं पहनने। काला रंग कैसे पहन सकते हो काले कपड़े गर्मी में, धूप में? तो आप मुझे बताएं, आपने भी तो काला पहना है, एज अ डिज़ाइनर आप कैरी करके बैठी हैं, तो वाई ब्लैक इज़ लाइक नो एवरीवेयर, नो वेयर, वाई पीपल से कि गर्मियों में नहीं पहनना? आई लव ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का एक ये चीज़ होती है कि लाइक आप धूप में जाएँ तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बट आई लव ब्लैक और हमारे क्लाइंट्स भी ज़्यादा ब्लैक कलर प्रेफर करते हैं, तो मैंने भी डिसाइड किया कि वाई नॉट टू वेयर ब्लैक। तो वैसे क्या ये जैसे कहा जाता है कि गर्मियों के कलर नहीं है, तो क्या ब्लैक वाकई गर्मियों का कलर नहीं है? ब्लैक, आई थिंक ब्लैक ऐसा कलर है जो हर लाइक समर्स विंटर हर ये सब कहने वाली बातें हैं, ये सब कहने वाली बात है। हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है, पहन सकते हैं ना जी। कोई एंड में टिप देना चाहेंगे, क्योंकि आज आपको बहुत कम टाइम मिला, बट आई वुड लाइक टू कॉल यू अगेन एज वेल कुछ, क्योंकि आप आई भी लेट है, तो कुछ कहना चाहेंगे एंड में? बस मैसेज तो फिर हम खुदाफिज कहते हैं। बस आई वुड से कि अच्छे कपड़े पहने, थोड़े ज़्यादा लाइक हम ज़्यादा पैसों पे नहीं इतना प्रेफर करते, लाइक मिडिल क्लास लोअर क्लास अफोर्ड कर सकती है, तो आप अच्छे कपड़ों पे इन्वेस्ट करें, बहुत लाखों के कपड़े मत लें प्लीज़। हमारी इकोनॉमी पहले ही लाइक डिस्टर्ब्ड है, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बड़ी बात है, डिज़ाइनर ये बात कर रही है। नहीं, आई रियली दिखाएं मुझे अपना पेज भी, आज अभी बैठ के आपके पेज को देखते हैं, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी लगी कि यूथ है, यंग लड़की है और उसके बावजूद जो है वो ड्रेसेस के बारे में बात करी कि कम कपड़ों मतलब जो प्राइसेस है उसमें आप कपड़े ख़रीदें और महंगे कपड़ों में नहीं बनाएं। तो अगर ये डिज़ाइनर खुद ये बात आपको समझा रहा है तो बड़ी बात है, तो समझिए इस बात को और अपने पैसे जो है ना कम करके तो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी बना लीजिए, मगर पैसे कम कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलते हैं।